जी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से मैं दीपा चौधरी आपका अपने प्लेटफ़ॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत-बहुत स्वागत करती हूं और आज हम करने वाले हैं DSSB सामान्य हिंदी का भी पेपर। इसमें हम चैप्टर वाइज़ पढ़ेंगे जितने भी क्वेश्चंस आपके आए हुए होंगे प्रीवियस क्वेश्चन ईयर में। तो प्रीवियस ईयर में जितने भी मतलब आपके KVS हो या फिर आपका NVS में TGT PGT में आया हो, DSSB TGT PGT PRT हो या फिर आपका कोई अदर एग्ज़ाम हो DSSB का, तो वहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपके बने हैं टॉपिक वाइज, जैसे वर्ण हुआ, आपका वर्तनी शुद्धि है या फिर संज्ञा है, इस तरह से इनके अंतर्गत, तो हम उसको ठीक वैसे ही करेंगे। तो चलिएगा, ये एक बुक है मेरे पास में, इसको मैं कराऊंगी आपको। यहाँ पर ये टॉपिक देख लीजिए आप। वर्णमाला है, वर्तनी शुद्धि है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, कालवाच्य, कारक और आगे देखिए तद्भव तत्सम और शब्द, तद्भव तत्सम शब्द तथा शब्दों की उत्पत्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, वाच्य पर्यायवाची शब्द जिसको हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द, रिक्त स्थान और वाक्य रचना एवं वाक्य भेद, संधि समास तथा व्यवस्थित विकास क्रम, रस, छंद, अलंकार, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, अपठित गद्यांश, प्रश्नोत्तरी, हिंदी भाषा व साहित्य, रचना एवं रचनाकार और विविध। जितना जो कुछ भी यहाँ पर बचता है वो हम विविध में कर लेंगे। तो देखिए, ये सारे जो टॉपिक हैं इनको हम एक टॉपिक को एक क्लास में कवर करेंगे, जिससे कि ये सामान्य हिंदी हमारा जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और इसके बाद फिर हम कुछ अलग से करेंगे। मैं सोच रही हूँ कि 2 क्लास हम लेकर आएँ, ठीक है, जिससे आपका भी कोर्स जल्दी हो जाए। और मेरा भी एक एग्ज़ाम है साहित्य में, आपको सिर्फ इसलिए थोड़ा गैप कर रही हूँ कराने में, क्योंकि जो साहित्य है वो सब आप पढ़ चुके होंगे, थ्योरी वगैरह आपने सब कर ली होगी। अब सिर्फ प्रैक्टिस पर ध्यान देना है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है हमारा काफ़ी नज़दीक है। PGT DSSB PGT का एग्ज़ाम और भी अदर एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आपको प्रैक्टिस की मुझे लगता है ज़्यादा नीड है, तो इसलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चंस कराना चाहती हूँ। तो चलिएगा, क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वर्णमाला है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और इसके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम वर्णमाला को कंप्लीट करेंगे, चाहे वो 2 पेज में हो या फिर 4 पेज में कंप्लीट हो। और फिर कल जो हम टॉपिक करेंगे, इसका नेक्स्ट वाला टॉपिक करेंगे, वो भी जितने पेज में होगा उसको कल ही कंप्लीट करेंगे। कितना भी उसमें समय लग जाए, तो आपको समय नहीं देखना है कि आज कम समय में क्लास हुई है और कल ज़्यादा में हुई है, तो इस चीज़ को आप नहीं देखेंगे। आपको देखना है कि आपका एक टॉपिक एक दिन में कंप्लीट हो गया और आपको कोई कन्फ्यूजन भी नहीं है। अगर आपके पास में थ्योरी लिखी हुई है तो आप उस थ्योरी को चेक कीजिएगा, ठीक है, पढ़िए उसको और फिर ये वाली क्लास कीजिए, तो बेस्ट होगा आपके लिए। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। अक्षय वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? अक्षय किन के संयोग से बना है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प की पहचान कीजिए। देखिए, यहाँ जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अक्षय जो है ये बनता है क धन स से मिलकर, ठीक है, क धन स से मिलकर बनता है। और यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए इसको स्टार मार्क किया गया है। KVS में ये PRT में क्वेश्चन आया था। फिर आप ये भी देख लीजिए, त्र जो है वो तरस के मिलकर बनता है। अज्ञ जो है वो ज और ञ के मिलने से बनता है, बहुत बार आता है पेपर में ये वाला क्वेश्चन भी। स्र जो है वो आपका स और र के मिलने से बनता है। ढ किस वर्ग का है? ढ को पूछा गया है किस वर्ग का है, और दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को छांटिए। ढ, ट, ठ, ड, ढ, ये ट वर्ग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, ये 5 वर्ग होते हैं हमारे व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं, तो उन्हें ध्यान में रखेंगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई की पहचान निम्नलिखित विकल्पों में से कीजिए। सबसे छोटी इकाई जो है वो होती है ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अज्ञ किन वर्णों के संयोग से बना है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प की पहचान कीजिए। तो अभी मैंने आपको बताया था, अज्ञ जो है ये बनता है ज और ञ के मिलने से, ठीक है। यहाँ पे 2 जगह आपको दिया हुआ है, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, लेकिन पहला जो वर्ण होता है वो हाफ होता है, आधा होता है, ठीक है। तो हम पहले वाले को टिक करेंगे। फिर आगे देखिएगा, इसका आप आंसर भी देख सकते हैं, ये रहा, ठीक है। आगे देखिए, प किस तरह की ध्वनि है? प को आप बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ओष्ठ्य ध्वनि है। नीचे लिखे गए विकल्पों में से सही का आपको चयन करना है। ओष्ठ्य यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये ओष्ठ्य ध्वनि है। आगे चलिए,
और ये 9 तरह की ध्वनियाँ होती हैं हमारे यहाँ पर, 9 तरह की ध्वनियाँ होती हैं। अभी देख लेंगे आप, आगे कोई क्वेश्चन बन जाएगा, मेरा पढ़ा हुआ है कि आगे भी कोई क्वेश्चन है इस तरह का, तो आपको देखने को मिलेगा। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। किसी स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? निम्न लिखित विकल्पों में से उपयुक्त की पहचान कीजिए। वे कहलाते हैं व्यंजन। जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? इसे आप बता ही सकते हैं कि हिंदी जो है, जो वर्तमान में हम हिंदी लिखते हैं, वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा कि म किस प्रकार का वर्ण है? म किस प्रकार का वर्ण है? म को आप बोलिए, म किस प्रकार का है? ओष्ठ्य वर्ण है। प फ ब भ म, ये प वर्ग का ही है, ओष्ठ्य वर्ण के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 9, उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी व्यंजनों को कितने वर्गों में रखा जाता है? निम्नलिखित में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। तो अभी मैं आपको बता ही रही थी कि हमारे यहाँ पर जो व्यंजन है इनको 9 वर्गों में रखा जाता है। देखिएगा, कंठे की अगर बात करें तो ए, आ, क वर्ग पूरा, ह और विसर्ग इसमें आते हैं। तालु की बात करें तो ई, च वर्ग, य और स, मूर्धा, री, ट वर्ग, र और श। दंते की बात करें तो द, त वर्ग आता है, ल, स और ल। ओष्ठ की बात करें तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पा वर्ग। नासिका की बात करते हैं तो अंग, अय्या, यानी कि पंचमाक्षर, अंग के बाद पंचमाक्षर, सारे ही वर्गों का पंचमाक्षर। ओष्ठ्य की बात करें तो ओ। कंठ ओष्ठ की बात करें तो ओ, औ। दंत ओष्ठ की बात करें तो व। क्वेश्चन नंबर 10, मूल ध्वनि को जिसके खंड ना हो उसे क्या कहते हैं? मूल ध्वनि जिसके खंड नहीं होते उसको बोलते हैं वर्ण। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो यहाँ पर बताना है। संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है श, अक्ष, और ये क, अभी बताया था, ये क धन स से मिलकर बनता है। ठीक है, क धन स से मिलकर बनता है अक्ष। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, फ वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। फ जो है, जब हम बोलते हैं फ को तो ये ओष्ठ्य ध्वनि के अंतर्गत आता है। प फ करके ओष्ठ्य ध्वनि में आएगा। राइट आंसर हो जाएगा ओष्ठ। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन बताना है कौन से होते हैं। तो वर्ग का पंचमा अक्षर, उसी को हम पढ़कर भी आए ऊपर, अनुनासिक बोलते हैं। इसमें वर्ग का पंचमा अक्षर आता है, पांचों वर्ग के पांचों अक्षर लास्ट वाले। मूर्ध्य ध्वनि कौन सी है? मूर्ध्य बतानी है। मूर्धा जो ट, ठ, ड, ढ जीभ के बीच के स्थान से बोली जाती है, तो ये ट वर्ग जो है आपकी मूर्धन्य ध्वनि है। कंठ्य ध्वनि की बात करें तो कंठ्य में ए, आ, क, ख, ग, घ, अय्या और ह वर्ग तथा विसर्ग आते हैं। च वर्ग पूरा, ई, य और स तालव्य ध्वनि में आते हैं। मूर्ध्य ध्वनि में री, पूरा, टा वर्ग और र तथा श आते हैं। दंत्य ध्वनि की बात करें तो त वर्ग आएगा पूरा, ला और स। ओष्ठ्य ध्वनि में उ और पूरा पै वर्ग। कंठ तालव्य ध्वनि की बात करें तो ए और ऐ। नेक्स्ट ओष्ठ्य ध्वनि की बात करें तो ओ और औ। दंत ओष्ठ ध्वनि की बात करें तो दंत ओष्ठ में आता है व। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी वर्णमाला में घ वर्ण डैश विभाग में आता है? घ वर्ण बताना है किस विभाग में आता है। तो घ क्या है हमारा? घ एक व्यंजन है। घ क्या है? व्यंजन है, तो व्यंजन विभाग में आएगा ये। और व्यंजन जो है ये 33 होते हैं। ड, ढ जो उत्सिप्त व्यंजन है 2, ये मिलाकर होते हैं 35। क्वेश्चन नंबर 16, महाप्राण किसे कहते हैं? महाप्राण, तो महाप्राण बोलते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकले उनको बोलते हैं महाप्राण। राइट होगा इसका बी वाला ऑप्शन। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ण अल्प प्राण को दर्शाता है? अल्प प्राण कौन सा होता है? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण।
जो होते हैं, इसको आप 135 के हिसाब से भी याद रख सकते हैं। तो ये होते हैं आपके अल्प प्राण। महाप्राण की बात करें तो दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण में आते हैं। तो इनमें पांचवा कौन सा है? अण है, तो ये होगा हमारा अल्प प्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण को दर्शाता है? महाप्राण होता है 2 और 4। 2 और 4 में इसमें देखते हैं कि कौन सा आएगा। ठ इसमें हमारा महाप्राण का वर्ण होगा। नेक्स्ट, अल्प प्राण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले वहाँ होता है अल्प प्राण। तो ए जो है यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष व्यंजन है? अघोष होते हैं हमारा पहला और दूसरा वर्ण, और तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जो है ये होते हैं घोष, या फिर इनको बोलते हैं सघोष। तो यहाँ पर अघोष की बात हो रही है तो होगा हमारा च। ठीक, च जो है हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष व्यंजन है? अघोष होता है पहला और दूसरा वर्ण। ट यहाँ पर हमारा अघोष होगा क्योंकि ट जो है वो पहला वर्ण है, ट वर्ग का पहला वर्ण। सेकंड ऑप्शन, अच्छा सेकंड 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष व्यंजन है? घोष की बात हो रही है। घोष मैंने अभी आपको बताया जो हमारा किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है, ये कहलाता है हमारा घोष। तो आप देखिएगा त जो है ये पहला है, ट, ठ और ड। ड आपका यहाँ पर घोष व्यंजन के अंतर्गत आएगा। त, थ ये भी आपका पहला दूसरा हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा। प ये भी पहला है, यानी कि ये दोनों पहले वर्ण है, और ये आपका दूसरा हो जाता है, तो ये तो होंगे नहीं। घोष की बात हो रही है, तीसरा या फिर चौथा या फिर पांचवा वर्ण हमें देखना है, तो ड जो है हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष व्यंजन है? अघोष व्यंजन की बात हो रही है। अभी हमने पढ़ा कि पहला और दूसरा वर्ण देखेंगे। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिले तो आप वहाँ पर नोट कर लीजिए कि हाँ आपको कौन सा वर्ण देखना है, पहला या दूसरा। तो देखिएगा यहाँ पर आपको क्या मिलता है, पहला और दूसरा। अघोष बताना है ना, चा और छ, तो ये आपका जो है यहाँ पर अघोष व्यंजन होगा छ। आगे चलिए, देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? कुल वर्णों की बात हो रही है तो 52 वर्ण होंगे हमारी देवनागरी लिपि में। 52 कैसे? देखिएगा, इसमें जो कुल अक्षर हैं 52 हैं, जिनमें 11 आपके स्वर हैं, 2 अयोग वहाँ हैं, 33 आपके मूल व्यंजन हैं, 33 मूल व्यंजन हैं, 2 फिर आपके दृढ़ उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं जिनको हम द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं या फिर उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं, 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, अक्ष्य, त्र, अज्ञ और आपका श्र जो होते हैं। टोटल मिलाकर आपके हो जाते हैं यहाँ पर 52। ठीक है, ध्यान रखेंगे तो 52 हो जाते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, देवनागरी लिपि में कुल कितने स्वर हैं? स्वर की बात हो रही है, कुल कितने स्वरों की बात हो रही है, तो यहाँ पर 11 स्वर होंगे देवनागरी लिपि के अंतर्गत। और कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, देवनागरी लिपि में कुल कितने अनुस्वार हैं? अनुस्वार की बात हो रही है। अनुस्वार कितने हैं? अनुस्वार तो एक ही है। ठीक है, अनुस्वार कितने हैं बेटा? एक ही है अनुस्वार। और देवनागरी लिपि में कुल कितने विसर्ग हैं? तो विसर्ग भी देवनागरी लिपि में एक ही है। आगे देखिएगा, यहाँ जो है हमारा ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है और इसमें कुल 27 क्वेश्चन थे। तो आपको कैसे लगे ये क्वेश्चन? देखिए, हर एक क्वेश्चन जो है यहाँ परीक्षा में पूछा हुआ है और किस परीक्षा में यहाँ से कितने क्वेश्चन बने हैं वो भी सब आपको डेट वाइज मेंशन किए गए हैं। ठीक है, तो इनको देख लीजिएगा जब आप चैप्टर पढ़ेंगे। इस तरीके से करने से क्वेश्चंस को आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो मैं समझती हूँ कि ये ज़रूरी है करना हमारे लिए। हमारी प्रैक्टिस जब हो जाएगी तो हम पेपर को ईजिली और फास्ट तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, और हमें ये चीज़ दिमाग में रहेगी। आप कितना भी पढ़ लीजिए, घोष क्या होता है, सघोष क्या होता है, अघोष क्या होता है, महाप्राण क्या है, अल्प प्राण क्या है, ये पढ़ने से कभी नहीं आते। जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे ये तभी आपको आएंगे। तो फिर कैसा लगा आपको क्लास, मुझे ज़रूर बताइएगा। कल जो हम करने वाले हैं
कल हम करेंगे यहाँ से वर्तनी शुद्धि, और वर्तनी शुद्धि के इसमें 100 के प्लस में क्वेश्चन है, तो यानी कि आप मानिए कि 150 क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे वर्तनी शुद्धि से और वाक्य शुद्धि से। तो हम वे सारे एक ही क्लास में करेंगे। क्लास आज की क्लास से थोड़ा लेंथी होगा, आप मत जानना कि कितना हमें समय लगा कितना नहीं, इस चीज़ पे फोकस मत करना, ये समझना कि बस एक टॉपिक को रोज़ करना है, तो ये जल्दी जल्दी आपका फिर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे, फिर हमारा जो सामान्य हिंदी है कवर हो जाएगा, एक तरफ रखेंगे, फिर कुछ और टॉपिक लेंगे उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा फिर क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। खुश रहिएगा, मिलते हैं आपसे कल वाली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।